नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। हमने आज ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम एक वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जिन्होंने एडाप्टिव डीबीएस को इंट्रोड्यूस किया है नॉर्थ इंडिया में। एडाप्टिव डीबीएस सबसे पहले समझते हैं डीबीएस क्या है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, जो हम पार्किंसन या एसेंशियल ट्रेमर या डिस्टोनिया जैसी बीमारियों में करते हैं। अक्सर पेशेंट्स को मेडिसिन मैनेजमेंट से ही ठीक किया जाता है, बट जब मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट आता है या मेडिसिन कम्प्लीटली काम नहीं करती तब हम डीबीएस के तरफ जाते हैं। कन्वेंशनल जो डीबीएस हुआ करता था उसमें कई बार 5 साल की बैटरी, नॉन रिचार्जेबल बैटरी थी या फिर रिचार्जेबल बैटरी भी होती थी, तो उसका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल होता था। एडाप्टिव डीबीएस के अंदर एडवांटेज ये आ गया कि एडाप्टिव डीबीएस आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट ही नहीं करता, वो ब्रेन को रिकॉर्ड करता है, रीड करता है। जब ज़रूरत होती है तब स्टिमुलेशन देगा, जितनी स्टिमुलेशन चाहिए होती है उतनी देता है। तो इससे क्या हो गया, एक तो बैटरी की लाइफ टाइम बढ़ गई है, दूसरी ये हो गया कि बैटरी लंबे टाइम तक आपको चार्ज करनी नहीं पड़ती। Could you please share in a layman language वो बैटरी है क्या? Basically it's like a pacemaker, right? हाँ, जो हम अपने हाथ पे डालते हैं, ये ब्रेन पे तो नहीं डलता है। ब्रेन में बैटरी यहाँ डलती है, ब्रेन में अपने इलेक्ट्रोड्स जाते हैं, वो एरिया को स्टिमुलेट करते हैं। राइट। ये किस तरह के पेशेंट्स आते हैं सर इसके लिए आप? ये मैम यूजुअली पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स के पेशेंट होते हैं, डिस्टोनिया करके कंडीशन होती है उसके पेशेंट्स होते हैं। कई बार रेयर इंसिडेंसेस में अपना मेडिसिन काफ़ी टाइम से ले रहे हो? हाँ जी हाँ, साइकेट्रिक इलनेसेस में भी ये डीबीएस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस में हम डीबीएस करते हैं। राइट। सो आपके पास अभी जो पेशेंट्स थे वो उनका क्या प्रॉब्लम था और आपने कैसे उसको? मैम मोस्टली जो अभी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं रिसेंटली, ट्रेमर्स के साथ आए हैं, हाथ में कंपन की वजह से आते हैं, स्लो होने की वजह से आते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं जिनमें मैंने एक नया फॉर्म ऑफ पार्किंसंस देखा था जो कि होता है गैस्ट्रेटरी, जिसमें मेनली कॉन्स्टिपेशन या फिर ऐसी चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं जो कि अब नए। बेसिकली मैम ये एक नए फॉर्म ऑफ पार्किंसन है जिसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेट के सिम्टम्स आते हैं, यानी पेशेंट को कब्ज़ रहती है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स की वजह से और देखा जा गया है इन पेशेंट्स में पार्किंसंस की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनको हमने ठीक किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाटा कि चंडीगढ़ से, ट्राई सिटी से कितने पेशेंट आपके पास आते हैं कि ये इस तरह की बीमारी कितने लोगों को हो रही है? मैडम ऑलमोस्ट 1 लाख to 10 लाख पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया के अंदर ये पार्किंसंस की देखी गई है, उसमें ऑलमोस्ट 10% जो है हम लोड लेके चल रहे हैं जिनको डीबीएस की ज़रूरत है। ठीक है, हमने ये मैटर ऑफ प्राउड है जिसकी वजह से हम इतना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है ट्राई सिटी के अंदर डीबीएस सर्जरीज़ के अंदर। जब हमने अगर कलेक्टिवली देखा जाए एज अ सर्जन, हमने सबसे ज़्यादा डीबीएस की सर्जरी सक्सेसफुली की है। हमारे पास पेशेंट ट्राई सिटी से, पंजाब से और ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली जम्मू से, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक से पेशेंट आए। और एक और चीज़ जो कि मैं ऐड करूँगा कि हमारा ऑलमोस्ट 15 to 20% क्लाइंटेल एनआरआईज का होता है। ये सर रोबोटिक भी होता है इसमें? बेसिकली ये रोबोटिक की तरह ही है, बिकॉज वो हमारा जो प्रेसिशन है हम तभी पा सकते हैं जब हमारे को, और हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि हमको एक X, Y और Z एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि उस टारगेट को पहुंचने के लिए। राइट, तो ये बेसिकली इसको हमारी लैंग्वेज में स्टीरियोटैक्सी भी बोला जाता है। स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक यूज़ करता है जो बहुत कुछ रोबोटिक की तरह है। और सर जैसे आपके पेशेंट थे उनको क्या प्रॉब्लम थी अभी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं? इनका बेसिकली थे, इनके हाथ बड़े बहुत ज़्यादा ही कांपते थे, बहुत ज़्यादा कांपते थे टू एन एक्सटेंट कि इनको हमने इनका एक बहुत ही पेक्यूलियर केस था, बिकॉज इनका डीबीएस मैंने नहीं किया था। इनका डीबीएस हुआ था कनाडा में एक अलग सेंटर में, बट इनके इतना हाई करंट दिया हुआ था कि इनकी बैटरी हर साल बदलनी पड़ती थी इनको। मतलब बैटरी बदलना मतलब लिटरली दोबारा अनस्विच करके उसको पेसमेकर को निकाल के फिर वापस बिल डालना पड़ता था। तो ये उस परेशानी से है। फिर हमने इनको ऑप्शन दिया, 63 ईयर्स है पेशेंट। हाँ, तो हमारे लिए जब ये परेशानी के साथ आया तब हमने इनको एडेप्टिव का
वो दिया, एडाप्टिव DBS का ऑप्शन दिया। एडाप्टिव DBS में से हमने पेसमेकर एडाप्टिव डालना, तो ये अपने जैसे मैंने आपको बताया कि रिचार्ज करना होता है। उसको रिचार्जेबल होता है। दूसरा ये है कि अपने हिसाब से अप एंड डाउन करता रहता है करंट। आप बिलीव नहीं करेंगे, नाउ शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक तो ये कि ट्रेमर्स इनके पहले फिर भी उस बैटरी में क्या कंटिन्यूस करंट होता था तो ट्रेमर्स फिर भी रहते थे, इसकी वजह से ट्रेमर्स भी कम हो गए, बैटरी लाइफ भी इनकी इंक्रीज़ हो गए। अब ये नहीं कि इनको हर साल चेंज करनी है, अब इन्हें 25 साल तक हमने बोला हुआ आपकी बैटरी चलेगी, इन्होंने रिचार्ज करना होता है। जैसे हर 15 दिन में नॉर्मली पेशेंट रिचार्ज करते हैं, इनके केस में हमारे को 10 या 12 दिन में करना पड़ता है, बिकॉज इनका करंट बहुत ज़्यादा हाई है। सर ऐसा भी होता है कि कईयों को सूट नहीं करती इस तरह की चीज़ें? मैडम सब कुछ डिपेंड करता है पेशेंट सिलेक्शन पे। इसमें सबसे प्राइमरी रोल होता है न्यूरोलॉजिस्ट का, इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोसर्जन का रोल इसके बाद आता है, न्यूरोलॉजिस्ट का रोल हम सबसे पहले, बिकॉज सिलेक्शन सबसे ज़रूरी होती है कि किस पेशेंट को करना और किसको नहीं करना। क्योंकि लोग ना इसका रिज़ल्ट देख के बहुत पेशेंट्स की हमारे पास वो आती है क्वेरीज कि सर हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो। ये कोई लग्जरी नहीं है कि आप बैठा के कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट समझना कि किसको हम अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, वही चीज़ एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के कोलैबोरेशन में हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।